और आइए पहले बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम योगेश राज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से यूपी पुलिस की तनकीद की जा रही है। ऐसे में गौकशी के इल्जाम में 4 मुस्लिम अफराद की गिरफ्तारी के 17 रोज बाद पुलिस इन्हें बेगुनाह बता रही है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बुलंदशहर तशद्दुद का अहम मुलजिम योगेश राज भले ही पुलिस की हाथ नहीं लग रहा है, ताहम जल्दबाजी में यूपी पुलिस ने एक फरार मुलजिम की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए गौकुशी के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया था। इन अफराद की गिरफ्तारी के 17 दिन बाद यूपी पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह यू टर्न लेते हुए गौकुशी के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुस्लिम अफराद शरफुद्दीन, नन्हे, साजिद और आसिफ को बेगुनाह करार दे दिया और जल्द ही उनकी रिहाई के लिए अदालत से रुजू करेगी। अब यूपी पुलिस ने गौकुशी के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम नदीम, रईस और काला बताए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बुलंदशहर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि नदीम, रईस और काला के पास से एक गाड़ी और लाइसेंसी हथियार बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती शिकायत में तीनों के नाम नहीं थे, जिनमें 7 मुलजिमीन के नाम थे, लेकिन जांच के दौरान इन तीनों के नाम सामने आए हैं। एसएसपी के मुताबिक पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इन 3 लोगों के नाम गोहतिया में इनके हकीकी किरदार की शक्ल में सामने आए हैं। योगेश राज की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भी यूपी पुलिस की नाकामी को जाहिर करता है। योगेश राज की गिरफ्तारी में पुलिस इतनी बेबस क्यों है, इसका जवाब तो खुद यूपी पुलिस ही दे सकती है। दूसरी जानिब शहीद एसएचओ सुबोध के अहल खाना यूपी पुलिस पर सियासी दबाव में काम करने और तशद्दुद से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश का इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर तशद्दुद मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक बुलंदशहर तशद्दुद एक सियासी साजिश का नतीजा है। बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी, साजिश का पर्दाफाश कल हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बना करके यहाँ के निर्दोष लोगों को मारने का कुत्सित प्रयास किया था। ये राजनीतिक षड्यंत्र था। बुलंदशहर की घटना में शासन ने भी और प्रशासन ने भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की है और कानून के दायरे में रह करके प्रदेश सरकार ने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। अब योगी आदित्यनाथ भले ही कार्रवाई को दुरुस्त करार दे रहे हों या रियासत के लॉ एंड ऑर्डर में उन्हें कोई खामी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन तशद्दुद के अहम मुलजिम योगेश राज की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना योगी के दावे को खोखला जरूर साबित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल से नाराज कई साबिक नौकरशाहों ने एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने रियासत में इस मामले से पहले और बाद में पैदा कशीदगी को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया है। खत में लिखा है कि 3 दिसंबर 2018 को हुए तशद्दुद के दौरान पुलिस अफसर सुबोध कुमार का कत्ल सियासी तासुब की सिमत में अब तक का एक बेहद खतरनाक इशारा है। नौकरशाहों ने खत में लिखा है कि इससे पता चलता है कि मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार के बुनियादी उसूलों, आईनी पॉलिसी और समाजी सलूक खत्म हो चुके हैं। रियासत के वज़ीर आला एक पुजारी की तरह शिद्दत पसंद और अक्सरियती सोच के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खत में लिखा है कि फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए ऐसे हालात पहली बार पैदा नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भीड़ के जरिए एक पुलिस एहलकार का कत्ल किया गया हो। न ही ये गौरक्षा के नाम पर होने वाली सियासत के तहत मुसलमानों को अलग थलग करके समाज को बांटने का पहला मामला है। साबिक अफसरों ने लिखा है कि यह एक तशवीशनाक सूरत हाल है जिसको और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम शहरियों को नफरत की सियासत और तकसीम के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। इस खत में आइन के मुताल्लिक कमिटमेंट के मुजाहरे में नाकाम रहने पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया है।
मुंबई में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वसीम रिजवी की मुतनाज़ा फिल्म राम जन्मभूमि के खिलाफ मुस्लिम तबके में काफी नाराजगी पाई जा रही थी। सुन्नी और शिया उलमा इकराम के एहतजाज के बाद बिलाखिर मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई। उलमा इकराम ने फिल्म में मुनाफरत फैलाने और मजहबी अकायद को गलत तरीके से पेश करने का इल्जाम लगाया था। वसीम रिजवी एक इंतहाई गिरा हुआ इंसान है। इतनी गलाजत वो आदमी बकता है जिससे पूरे मुल्क का अमन व अमान खतरे में पड़ जाए। उसने एक फिल्म बनाई थी राम जन्मभूमि के नाम पर, जिसमें उसने सहाबाए कराम को गालियां दी हैं, नौज़बिल्लाह, कुरान पाक के आयत करीमा की गलत तफसीर बयान की है, गलत उसकी तौज़ीह की है, उसकी वजाहत की है, उसको गलत तरीके से पेश किया है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया है उस फिल्म में, और सहाबा को गाली दी है और भड़काने वाले बयानात उसमें दिए हैं। जब ऐसे आदमी के ऊपर इतने सख्त कानून लागू होना चाहिए ताकि इस मुल्क में जितने भी लोग फितना पैदा करने वाले हैं उनको बंद किया जाए, और ये मुल्क जो जमहूरी मुल्क है, जो जमहूरी निज़ाम से चलता है, वह अमन व अमान के साथ, भाईचारगी के साथ चले। इसलिए हमने उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील की थी, और बड़ी जद्दोजहद के बाद, आला अफसरान से मुलाकात करने के बाद हमें कल अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इलाहाबाद में कुंभ मेले से पहले शहर की तोसी के नाम पर सड़कों के किनारे बने मंदिरों के साथ साथ मज़ारों और दरगाहों को भी मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामिया के इस रवैये के खिलाफ मुसलमानों ने हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। पेश है मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। जनवरी माह से शुरू होने वाले कुंभ मेले के पेश नजर इलाहाबाद में सड़कों की तौसी का काम इन दिनों बड़े पैमाने पर जारी है। सड़कों की तौसी के नाम पर सड़क के किनारे बने मंदिरों के साथ साथ मज़ारों और दरगाहों को भी मुनहदिम कर दिया गया है। मुस्लिम इलाकों की तौसी के सिलसिले में इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि सड़कों के किनारे बने मज़ारात और दरगाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन रात की तारीकी में कई मज़ारों को मिसमार करके इन मज़ारात पर सड़क बना दी गई है। मैंने देखा कि रात के अंधेरे में रात की बिजली गुल करके और इन लोगों ने बुलडोज़र के ज़रिए खुलदाबाद चौराहा पर और खुलदाबाद दोनों फाटक के बाहर मछली बाज़ार के पास इन कब्रों को रात के अंधेरे में इन्होंने बुलडोज़र चला के बराबर कर दिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हुकूमत को एक अर्जदाश्त दी है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कदीम मज़ारात और दरगाहों को मिसमार किया गया है। तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मज़ारात की बाकियात को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने का इंतजाम किया जाए। तंजीम का कहना है कि अगर इंतजामिया ने बाकियात को मुनासिब जगह दफन नहीं किया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। और भविष्य में अगर ये रीबिल्ड नहीं करते, या हमारी कम से कम मिनिमम इतनी दरखास्त है कि मुसलमानों की शरीयत में बात कही गई है, एक मुसलमानों को कब्र पे चलने को मना किया गया है और उस पर अजाब की बात कही गई है, तो कम से कम उन अस्थियों को 10 फीट गड्ढे खोद करके गवर्नमेंट अपने खर्चे पे दूसरी मुस्लिम कब्रिस्तानों पर शिफ्ट करे। अगर कुछ नहीं कर सकती, इससे थोड़ा सा दुख जो मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं कुछ कम होगा, और वरना केस तो रीबिल्ड का है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का इन्होंने कंटेम्प्ट ऑर्डर किया है। और यदि अगर ऐसे कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती कुछ हम लोगों की मांग के हिसाब से, तो हम बहुत जल्दी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट या याचिका दाखिल करेंगे। सड़कों की तौसी की जद में आने वाले मज़ारात और दरगाहों को मिसमार करके इन पर रातों रात पक्की सड़क बना दी गई है। चूँकि इंतजामिया ने ये काम रात के अंधेरे में किया है, इसकी वजह से इसको अवाम की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा है। इंतजामिया की दूसरी दलील ये भी है कि उन्होंने मज़ारात और दरगाहों के साथ साथ मंदिरों को भी मिसमार किया है। ऐसे में एक मखसूस फिरके की मुखालफत का कोई जवाज नहीं रह जाता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कर्नाटक की काबीना में मजीद एक मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल किया जाए, इस मुतालबे को लेकर रियासत के मुस्लिम लीडरों ने आज नई दिल्ली का दौरा किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद, रुकन असम्बली एन हारिस, रुकन काउंसिल नसीर अहमद, रिजवान अरशद ने गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरों से अलग अलग मुलाकातें की।
कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौरान रियासती काबीना में 3 मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद थे। इस मरतबा सिर्फ 2 नुमाइंदों को जगह दी गई है। वाज़ेह के कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत ने 22 दिसंबर को काबीना में तोसी करने का ऐलान किया है। काबीना की तोसी के पेश नजर मुख्तलिफ तबकात के लीडर नुमाइंदगी का मुतालबा करते हुए दिल्ली में जबरदस्त लॉबी चला रहे हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल शाख गुलबर्गा ने मौजूदा हालात में दस्तूर बचाने को सबसे अहम फरीजा करार दिया। मिली काउंसिल का कहना है कि अगर आइन से छेड़छाड़ की तो मुल्क दिखावे की जमहूरियत बनकर रह जाएगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल शाख गुलबर्गा के रहनुमाओं का एहसास है कि आइन के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ से मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। मिली काउंसिल शाख गुलबर्गा के एक इजलास से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल सकाफत, कसीरुल लिसानी और कसीरुल मज़ाहिब वाले मुल्क के लिए कॉमन सिविल कोड कतई काबिल कबूल नहीं हो सकता। कि दस्तूर बचाओ और मुल्क बनाओ, इसलिए कि दस्तूर जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और कोई भी मुल्क हो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ही उस मुल्क के रीढ़ की हड्डी होता है। अगर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है और मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है तो मुल्क को तरक्की भी हो सकती है, मुल्क के रहने वालों को भी तरक्की हो सकती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले इस मुल्क में मुसलमान ही उठे और आज जबकि हिंदुस्तान के दस्तूर को खतरा लाहक हुआ है तो मुसलमान ही दस्तूर को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। काउंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि इस मुहिम में हम ख्याल बरादरान वतन को भी शामिल किया जाएगा। 5 जनवरी को हफ्त गुंबद के मैदान में एक जलसा आम का इनेकाद भी किया जाएगा। जिम्मेदारान के मुताबिक पूरे शुमाली कर्नाटक की सतह पर ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कौमी सतह के रहनुमाओं को भी मदऊ किया जाएगा। जलसे आम में करुणेश्वर स्वामी जी जो ऑल इंडिया लिंगायत मोर्चा के सदर हैं और उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट बैकवर्ड माइनॉरिटी फेडरेशन के जो बामसेब के सदर हैं श्रीमान वामन मिश्राम जी और डॉक्टर सुरेश खैरनार जी जो ऑल इंडिया सेवा दल के अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज श्रीमान नागमोहन दास जी और समाज परिवर्तन श्री रमजान दरगाह जी वो भी आ रहे हैं। मिली काउंसिल के इस इजलास में 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के साथ साथ लोकसभा इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हज 2019 की दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 2 बार तोसी करने के बाद भी मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तादाद में इजाफा नहीं हो सका। हज 2018 के लिए मध्य प्रदेश से जहां 20,800 हज फॉर्म दाखिल किए गए थे, वहीं इमसाल हज 2019 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 2 बार तोसी किए जाने के बाद भी आज़मीन हज की तादाद 16,100 से ऊपर नहीं बढ़ सकी। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के फॉर्म में आई कमी और आज़मीन हज की मुश्किलात पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने MP हज कमेटी के ईओ दाऊद अहमद खान से खास बातचीत की है। 2019 के फॉर्म भरने के लिए तारीख में 2 बार तौसीक की गई, लेकिन हमें देख रहे हैं कि 2 बार के बाद भी उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। आज़मीन हज की मामलात क्या हैं, आखिर तादाद में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है, गुज़िश्ता साल कितने फॉर्म भरे गए, इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ईओ दाऊद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दाऊद साहब 2 बार फॉर्म में जो है तारीख बढ़ाई गई, आखिर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 16,000 के ऊपर जो है आंकड़ा फिगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखिए, दरअसल में जो तादाद जो है ये बढ़ती इसलिए थी कि जो गुज़िश्ता पॉलिसी थी 2013-2018 उसमें 4 साल वालों को सीनियरिटी दी जाती थी और उस सीनियरिटी की बिना पर उनको हज पर भेजा जाता था। ये पॉलिसी जो है 2018-2023 में ख़त्म कर दी गई, जिस वजह से मुझे ये लगता है कि जो लोग अपनी सीनियरिटी के लिए भरते थे वो अब जो है नहीं भर रहे हैं। अब जो है जो भी भर रहे हैं वो अब जो कुरा होगा उसके हिसाब से उनको सीट मिलेगी। वहाँ एक श्योरिटी थी कि भाई कम से कम 4 साल की सीनियरिटी के बाद उनको जाने का एक सिलसिला बनता था। तो मुझे ये लगता है कि जो ड्रॉबैक है वो इस वजह से है कि 4 साल की पॉलिसी ख़त्म हुई है, उसकी वजह से लोग जो है इतने इनकरेज्ड नहीं हैं फॉर्म भरने के लिए। क्या माना कि 4 साल वाला जो फार्मूला था वो ख़त्म किया गया और इसके साथ साथ हमें देख रहे हैं भोपाल और इंदौर का एम्बार्केशन पॉइंट भी ख़त्म किया गया, क्या इसकी वजह भी हो सकती है?
मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह हो सकती है, क्योंकि भोपाल इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट ख़त्म नहीं किए गए हैं, उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है सब्सिडी की वजह से। यहाँ जो खर्च होते थे वो सब्सिडी से जो है वो पूरे किए जाते थे। सब्सिडी ख़त्म होने की वजह से इन एम्बार्केशन पॉइंट को अब ऑप्शन में डाल दिया गया है। किसी को अगर भोपाल या इंदौर से जाना है तो वो भर सकते हैं, उन्हें जाहिद किराया देना पड़ेगा। भोपाल और इंदौर की अगर हम बात करें, कोई यात्री भोपाल से जा रहा है तो उसका किराया 98,000 या 1 लाख पहुंचता है, और वही आदमी अगर मुंबई से फ्लाइट लेता है तो उसका किराया 58,000 या 60,000 है। तो भोपाल से अगर एक नॉर्मल आदमी कोई भी फ्लाइट लेता है तो 5 से 7,000 रुपए में इजिली जा सकता है। तो हाजियों को जो है इतना जो है पैसा डिफरेंस क्यों दिया जाना? देखिए, ये बड़े ही खास अरेंजमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के होते हैं। जो हमारी विद इन द कंट्री फ्लाइट्स हैं वो सिलसिले यहाँ पर पहले से बने हुए हैं। भोपाल और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फैसिलिटेशन करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं कई तरह के, और ये सारी चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं, तो इसलिए इसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसके खर्चे की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के 3 एम्बार्केशन थे और तीनों एम्बार्केशन अब भी जारी हैं। औरंगाबाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होती है। तो सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश में 3 जगह से यात्री होते थे, ये सीधे मध्य प्रदेश के लिए क्यों, वहाँ पे दूसरे लिए भी की जा सकती है। अब देखिए, अगर मुझसे आप ये पूछ रहे हैं तो मैं वैसे भी इसका जिम्मेदार नहीं हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन जो मेरी छोटी सी समझ है उससे मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये टेंडर होते हैं, और टेंडर में जो कंपनियां इसको ले जाने के लिए जो किराया भरती हैं, उन कंपनियों ने बम्बई से किराया 60,000 भरा, उन्हीं कंपनियों ने जो किराया औरंगाबाद या और जगह से भरा होगा वो उतना होगा जिसमें सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। अब जहां सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वहां पर वो एम्बार्केशन पॉइंट चालू रहेंगे। अभी जो टेंडर होने वाला है एयरलाइन का, उसमें अगर कोई जहाज़ कंपनी भोपाल और इंदौर से उतना किराया भर देगी जितना कि बम्बई से है, तो लोग यहाँ से भी जाएंगे। तो अब तक 2 बार जो है तारीख में तौसी करने के बाद कितने फॉर्म भरे गए मध्य प्रदेश के हाजियों के? देखिए, पहली बार जब तौसी की गई थी उस वक्त तक 6,000 फॉर्म आए थे। उसके बाद जब उसको बढ़ाकर आगे बढ़ाया गया तो तब तक तकरीबन 15,000 फॉर्म आ चुके थे, 14,400 फॉर्म आए थे। उसके बाद जो अभी तौसी की गई है अभी आज की तारीख तक 19 तारीख तक के लिए, इसमें अभी तक हमारे पास 16,100 फॉर्म आ चुके हैं, बस कुल मिला के यही है। तो इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि जो पिछले साल जो फॉर्म भरे गए थे वो तादाद 20,800 की थी, और इस बार 2019 की बात करें तो तारीख में 2 बार तौसीक करने के बाद भी 16.5 के करीब भी फॉर्म नहीं भरे गए, 16,100 के करीब फॉर्म भरे गए। तो यकीनी तौर पर पिछले साल से जो फॉर्म भरे गए थे उसमें हमें कह सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा का जो है फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। सफर हज के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख में 1 हफ्ते की मोहलत दिए जाने के बावजूद झारखंड में कोटे से तकरीबन 500 कम दरख्वास्त मौसूल हुई हैं। रियासती हज कमेटी के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 2,500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वाज़ेह है कि रियासत का हज कोटा 3,000 है। गुज़श्ता साल 2,700 आज़मीन सफर हज पर रवाना हुए थे। हज दरख्वास्त में कमी की वजह महंगाई बताई जा रही है। जो ऑनलाइन अभी तक जो हम लोग जो कवरनामा जनरेट किए हैं उसमें लगभग 1970 से 75 हाजियों का हो चुका है, और लगभग 300 से 400 और आना है। जो ऑनलाइन हो चुका है हम लोग को सिस्टम में दिख रहा है। जो अभी कोऑर्डिनेटर लोग 24 जिला का लाए नहीं है, लगभग 400 से 500 हाजी बढ़ गए 1 हफ्ता। वजह है कि पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, और फिर ऑफिशियल कुछ पासपोर्ट से प्रॉब्लम भी होता है, और कुछ महंगाई है, कुछ तो इफेक्टेड है, और फिर असल तो महंगाई रेट भी बढ़ रहा है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक सफ़र हज 2019 के लिए सिर्फ 2,75,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नकवी ने यह भी वाज़ेह किया कि अब हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हज उमूर को बेहतर बनाने के लिए सफर हज 2019 की कार्रवाई जल्द शुरू की गई थी। मरकजी वजीर ने यह भी वाज़ेह किया कि इस साल भी बिना महरम के हज पर जाने वाली 3,000 खवातीन को बगैर कुरा के जरिए हज पर रवाना किया जाएगा। पूरे हज का क्या प्रोसेस है वो लगभग 2 महीने पहले चल रहा है। यहाँ तक कि जो हज का बायलैटरल एग्रीमेंट है सऊदी सरकार से और हमारी सरकार के बीच, वो भी 1 महीने पहले इस बार हुआ है। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ पर और तैयारियाँ हैं, वो भी पहले से शुरू हो गई हैं। और इसका मकसद और मंशा ये है कि जो हिंदुस्तान के इंडियन मुस्लिम्स जो हज करने जाते हैं वो जो है वो उनको सहूलियतें ज़्यादा मिल सकें, ट्रांसपेरेंसी हो सके,
और आसानी से लोग जो है वो अपने हज पूरा कर सकें। अभी तक की रिपोर्ट है, अभी तो 2 दिन में और बढ़ेगी अभी तक, क्योंकि आज लास्ट डेट है और इसके बाद कोई डेट बढ़ेगी नहीं। तो अभी तक लगभग 2.25 लाख लोगों ने जो है वो हज के लिए एप्लीकेशन दिया है। और खुशी की बात है कि इस बार लगभग 3000 से ज़्यादा महिलाओं ने बिना महरम के भी एप्लीकेशन दी है। और उन सभी जो महिलाओं ने बिना महरम के लिए दी है वो बग़ैर क़ुरा के जाएंगी, बग़ैर लॉटरी के जाएंगी। और उसके अलावा जो है वो जो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन दी, क्योंकि इस बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं जिससे कि लोग हज करने जाएंगे, जिसमें कि एक नया एम्बार्केशन पॉइंट जुड़ा है वो कालीकट का। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हज हो सके, अच्छे से अच्छी तरह से लोगों को सहूलियतें मिल सकें वहाँ पर भी और यहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। मगरबी बंगाल में अक़लियतों की तरक्की के मुतालबे को लेकर बाएं बाजू की तंजीमों ने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कोलकाता के ईरान सोसाइटी में मुनक़दा अक़लियती सेमिनार में CPM लीडर फवाद हलीम ने रियासत में अक़लियतों की सूरत हाल को अफसोसनाक बताते हुए मरकजी व रियासती हुकूमत को मगरबी बंगाल के अक़लियती प्रोजेक्ट में इजाफा करने की जरूरत पर जोर दिया। CPM ने रियासत भर में अक़लियती सर्वे कराए जाने की भी यकीन दहानी कराई है। अक़लियत समाज के हिस्से है, उनका जो हक का जो सवाल है उस सवाल पर नज़र दिया जाता है। और आज के दिन में सारे दुनिया में अक़लियत समाज के जिस तरीके से समाज में संविधान के तहत एक देश में उनको हैसियत मिलनी चाहिए, उनकी हक और हुकूक का सवाल जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर उसे अंजाम देनी चाहिए, इसके ऊपर में नज़र रखने के लिए आज का दिन पालन की जाती है सारा दुनिया में। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में हर साल पाबंदी से निकलने वाला जुलूस गौसिया इस साल भी बैकुला की सांकली स्ट्रीट से निकाला गया। जुलूस में सुन्नी उलमाए किराम के साथ हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी और पाकिस्तान में सुन्नी उलमाए किराम को हिरासत करने के खिलाफ भी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पाकिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाई को काबू में करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। आज सरकार गौसे पाक की विलादत का दिन, ईद गौसिया, और सबसे बड़ा पैगाम आज के दिन ये है कि हमारे लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सरकार गौसे पाक के फरमान अक़दस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पर ले जाएं जिससे अल्लाह, उसका रसूल राज़ी हो और सरकार गौसे पाक राज़ी हो। औरंगाबाद में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस गौसिया निकाला गया। यह जुलूस पिछले 26 वर्षों से निकाला जा रहा है। इस जुलूस का मकसद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसे आज़म दस्तगीर की तालीमात को आम करना और दुनिया में अमन व अमान की फ़ज़ा को बहाल करना है। यह जुलूस औरंगाबाद में निशान मुबारक से निकलकर मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ अहमद रजा रोड पर अख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में उलमाए अहले सुन्नत और अक़ीदतमंदों के अलावा कमसिन बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर औरंगाबाद में ये जुलूस गौसिया का अहतमाम जो किया जाता है रज़ा एकेडमी की जानिब से, पिछले 26 सालों से ये जुलूस का सिलसिला जारी हो सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान गौस व ख्वाजा इस जुलूस में शिरकत करते हैं और ये जुलूस एक मिसाली जुलूस है और ये जुलूस इत्तेहाद का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। ये जुलूस गौसिया रज़ा एकेडमी की तरफ से कई सालों से औरंगाबाद में निकाला जा रहा है और तकरीबन इस जुलूस को 26 साल हो गए और ये जुलूस बढ़ता ही जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आशिकान गौसे पाक को तमाम दुनियावी उखरवी भलाइयों से सरफराज फरमाए और दोनों जहान में बेपनाह खुशी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।